जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। बताइए आप सब कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बात करें, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है, ध्यान से समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा काल आता है? ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक? ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। और इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में प्रमुख ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद की रचना होती है। ऋग्वेद की रचना होती है। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की रचना होती है। किसकी? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना होती है। और वैदिक सभ्यता जो होता है, ग्रामीण सभ्यता होती है। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसके बाद क्या बताए थे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यह काल कब से कब तक है? ईसा पूर्व 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ठीक। 600 ईसा पूर्व। और इसके बाद फिर क्या आता है? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में क्या बताए? यहीं पर जो 16 महाजनपदों का उदय होता है। यहाँ पे क्या होता है? 16 महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। 16 महाजनपद। और बताइए, आप बताइएगा कि बताइए 16 महाजनपद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कौन सा बताए थे? बौद्ध ग्रंथ जो था भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। इन दोनों में क्या 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और जनपद का अर्थ क्या होता है? जन यानी लोगों की बसने की जगह जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जनपद। और फूट डालकर विजय प्राप्त की नीति सबसे पहले कौन से राजा ने अपनाया था? अजात शत्रु। कौन सा राजा? अजात शत्रु। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के जो प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बेटा कौन था? शिशुनाग, उदयन। अजातशत्रु के बेटा उदयन। बताइए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन। किसने की थी? उदयन। और किस नदी के संगम पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, ठीक। प्रीवियस क्लास यदि नहीं पढ़े तो जाकर के पढ़िए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। हेडिंग लगाइएगा। देखो मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, यानी कैसे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जान सकते हैं, इसका स्रोत क्या है। तो 3 प्रकार के स्रोत है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नोट्स बनाते जाइएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। देखो 3 प्रकार के स्रोत हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक। पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक। पहला है साहित्यिक स्रोत। दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्री के विवरण। विदेशी यात्री के विवरण। यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, एक तो साहित्यिक स्रोत से मिलती है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्री के विवरण से।
तो एक एक करके अध्ययन करते हैं, 1 बाय 1। देखिए, पहला साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाएगा? साहित्यिक स्रोत इसमें आएगा, देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य यानी कि कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य। चाणक्य, आचार्य चाणक्य। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरा ग्रंथ है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। तीसरा, और विष्णु पुराण जैन एवं बौद्ध ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। तो पहला साहित्यिक स्रोत में क्या आ गया? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्या बताना है? कौटिल्य या चाणक्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? क्या बोलना है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। और विष्णु पुराण से भी जानकारी मिलती है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत क्या है मौर्य साम्राज्य का? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। कौटिल्य जो है, यानी कि इस तरह से पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्या बताना है? कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है या मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त। और इसको इस प्रकार से भी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए मौर्य साम्राज्य के बारे में किससे जानकारी मिलती है। इस प्रकार से दे दिया जाएगा अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण। तो इस सबसे क्या होता है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। नोट करें यहाँ तक। अब अगला है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? दूसरा, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? अभिलेख एवं सिक्के। इसमें क्या आएगा? अभिलेख। अभिलेख एवं सिक्के। अभिलेख एवं सिक्के यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी मिलती है। किससे? अभिलेख से, जैसे अशोक के अभिलेख। सिक्के से भी जानकारी मिलती है। और तीसरा है विदेशी यात्री के विवरण। विदेशी यात्री के विवरण। विदेशी यात्री के विवरण में क्या आ जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज ये कौन था? तो यूनानी राजदूत। कौन था ये? यूनानी राजदूत। यूनानी राजदूत। या किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो 3 स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री के विवरण। ये सब पे ज्यादा फोकस करना है। मेगास्थनीज के इंडिका, ऐसे पूछा जाएगा कि इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। 2 बार 3 बार बोलिए साथ साथ। मेगास्थनीज किसकी रचना की? इंडिका की।
और इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। मेगास्थनीज जो था क्या था? राजदूत था। कहाँ का? तो राजदूत, यूनानी राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त। ठीक, तो क्या बताएं मौर्य साम्राज्य के बारे में? तीन, एक साहित्यिक स्रोत में आ जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, इस सबसे जो है जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के से जानकारी मिलती है। तीसरा विदेशी यात्री के विवरण। विदेशी यात्री के विवरण में हो जाएगा मेगास्थनीज के जो इंडिका पुस्तक है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका पुस्तक की रचनाकार कौन है? क्या बताना है? मेगास्थनीज। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो यूनानी राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक, यहाँ तक क्लियर? नोट करें। अब हेडिंग लगाइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक इसका काल रहता है? 322 से 298 ईसा पूर्व। ये पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। 322 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ये डेट जो है पूछा गया इसका। तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल कब से कब तक? 322 से 298 ईसा पूर्व तक। और मौर्य वंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, संस्थापक है। कैसे स्थापना किया था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है घनानंद, उसे क्या किया था? आचार्य चाणक्य की सहायता से तो उसे हटा दिया था और खुद शासन जो अपने हाथ में ले लेता है, उसे परास्त कर देता है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। और चंद्रगुप्त जो है इन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को क्या करता है? परास्त करता है। सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया और परास्त करके एक संधि करता है। क्या करता है? संधि। परास्त किया और इससे एक संधि करता है। और संधि में क्या होता है? अपनी बेटी से ब्याह करा देता है। ये सेल्यूकस निकेटर का एक बेटी होता है हेलेना। क्या होता है? इससे विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना। इसका एक बेटी रहता है, क्या नाम है? हेलेना, ठीक। इससे विवाह कर लेता है। कौन विवाह करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। सेल्यूकस ने अपना राजदूत जो है मेगास्थनीज को, यही जो है इसका राजदूत था। इसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इसी को किसके दरबार में भेजता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसी को भेजता है, ठीक। और इसने एक ग्रंथ की रचना की, क्या? इंडिका। यहीं पे रह करके ग्रंथ की रचना करता है, इंडिका। तो देखिए क्या बताए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो यूनानी शासक जो है सेल्यूकस निकेटर, इसे क्या करता है? परास्त कर देता है और इससे संधि करता है। और इसकी एक बेटी रहता है हेलेना, इससे क्या होता है? विवाह कर लेता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और राजदूत इसका जो सेल्यूकस निकेटर है, इसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और इसने एक ग्रंथ की रचना की, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मेगास्थनीज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत एकदम समझ लीजिए, 3 स्टार।
इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक, नोट करें। और थोड़ा सा देखिए, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट में कौन धर्म की दीक्षा लेता है? तो जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे? इन्होंने जो है जैन धर्म की दीक्षा ली। जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे ली? तो किससे लेता है? भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु। भद्रबाहु ये जो है जैन मुनि होते हैं। जैन मुनि भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली या दीक्षा ली। और लास्ट में जो 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में जो है सरवन बेलगोला, सरवन बेलगोला मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैसूर में। यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो क्या बताए, चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मेरे साथ साथ बोलिए, यहीं पे याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक कौन था, यानी कि स्थापना किसने की थी? तो बताना चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो किससे परास्त किया था? तो यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर, इसे परास्त करता है और इससे संधि करता है और इसकी बेटी से ब्याह कर लेता है। उसके बाद ये जो अपना राजदूत को भेजता है मेगास्थनीज, यानी सेल्यूकस। मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? इसे भी पूछा जा सकता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो इंडिका। कौन सी ग्रंथ की रचना की? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी धर्म की दीक्षा ली? तो जैन धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। और लास्ट में जो है 298 ईसा पूर्व में सरबन बेलगोला में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? सरबन बेलगोला। ठीक, तो चंद्रगुप्त के बारे में इतना ही याद रखना है, मिटा दे। और चंद्रगुप्त के बेटा कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक। ठीक, देखो अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार को अमित्र घात की उपाधि मिला था। किसके? अमित्र घात। अमित्र घात की उपाधि मिला था। बिंदुसार कब से कब तक? 298 इससे 273 ईसा पूर्व तक। 273 ईसा पूर्व तक 25 वर्ष तक राज किया। बिंदुसार जो है कितने वर्ष तक राज किया? 25 वर्ष तक जो है राज किया। 25 वर्ष तक राज किया। उपाधि कौन सा मिला था? उपाधि जो मिला था इसे अमित्र घात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि मिला था। ठीक, और मिस्र व सीरिया के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिंदुसार जो है किसके साथ मैत्री संबंध बनाया था? मैत्री संबंध मिस्र और सीरिया के साथ। मिस्र और सीरिया के साथ जो इसका मित्रतापूर्ण संबंध था। देखो मैत्री संबंध किसके साथ बनाया था? मिस्र और सीरिया के साथ मैत्री संबंध बनाया था। और इसके शासनकाल में, यानी कि बिंदुसार के शासनकाल में जो है इसके शासनकाल में तक्षशिला के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया था। क्या करता है? तक्षशिला के गवर्नर, इसका जो गवर्नर होता है क्या करता है? विद्रोह कर देता है। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। तो 2 बार विद्रोह करता है। कितने बार? 2 बार।
दो बार विद्रोह करता है। एक को तो अशोक के लिए दबाता है, क्या, एक को अशोक और एक को कुमार सुसीम ने कुचल दिया। अशोक और दूसरा सुसीम, यानी कि इस दो बार विद्रोह करता है, अशोक ने कुचल दिया। प्रथम बार दमन करता है अशोक और दूसरा बार सुसीम ने इसका दमन करता है, दोनों विद्रोह का। और डाइमेकस यूनानी शासक एंटियोकस का एक राजदूत था। देखो डाइमेकस, ये भी याद रखना है। डाइमेकस, डाइमेकस यह जो था किसका राजदूत था? तो जो राजदूत था एंटियोकस, यूनानी शासक एंटियोकस, एंटियोकस, एंटियोकस का जो था राजदूत था, राजदूत था। ये किसके दरबार में आता है? तो बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, दरबार में आया था। कितना याद रखना है बिंदुसार से? देखो क्या बताए, बिंदुसार को किसकी उपाधि मिली थी? जल्दी जल्दी बताइए, बिंदुसार को किसकी उपाधि मिली थी? तो बताना अमित्र घात या शत्रु संहारी, अमित्र घात या शत्रु संहारी की उपाधि मिला था। इन्होंने 25 वर्ष तक राज किया था और मैत्री संबंध किस किस देश के साथ बनाया था? मिस्र और सीरिया के साथ, मिस्र और सीरिया के साथ जो था इसका मित्रतापूर्ण संबंध था। और इसके शासन काल में जो है तक्षशिला के गवर्नर विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? विद्रोह, दो बार विद्रोह करता है। प्रथम बार जो विद्रोह होता है उसको उसका दमन अशोक करता है और दूसरा बार को सुसीम करता है, कुमार सुसीम, कुमार सुसीम। और डाइमेकस, डाइमेकस जो है किसके दरबार में आता है? तो बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत था। किसका? एंटियोकस। ये भी महत्वपूर्ण है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में। और मेगास्थनीज जो था किसका दूत था? तो यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का। ये किसका राजदूत है? डाइमेकस जो है एंटियोकस शासक का राजदूत है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। किसके बारे में? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी भी बोला गया है। कि क्या बोला गया है? प्रियदर्शी। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। अशोक, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। सबसे पहले यह जाने कि मौर्य वंश का यह कौन सा शासक है? तीसरा शासक। यानी प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक। ठीक, तो मौर्य वंश का जो यह तीसरा शासक है। कौन सा शासक है? तीसरा शासक, तीसरा शासक है। और पिता के काल में जो है उज्जैन व तक्षशिला का शासक रह चुका है। ये अशोक जो है अपने पिता के काल में, पिता कौन था? बिंदुसार। पिता के काल में जो है उज्जैन व तक्षशिला का शासक रह चुका है। उज्जैन व तक्षशिला, उज्जैन व तक्षशिला का शासक जो है, इसका शासक रह चुका है, रह चुका था, रह चुका था। और सब इन्होंने कलिंग की विजय जो है इसके कौन सा शिलालेख से मिलता है? 13वें विजय, 13वें शिलालेख से। कलिंग विजय, कलिंग विजय की जानकारी, कलिंग विजय की जानकारी किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलता है। ये क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत एकदम, इसको जितना स्टार दे दें, बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग विजय कौन सा? 13वें शिलालेख से मिलता है। और इससे यह भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन से युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक जो है युद्ध करना छोड़ दिया, यानी कि युद्ध को छोड़ करके एक धर्म के मार्ग पे चलने लगा, धर्म को अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाता है? तो बौद्ध धर्म। तो कलिंग किस युद्ध के बाद? तो बताना है कलिंग युद्ध के बाद,
इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। इससे देख करके अशोक का जो है हृदय पिघल जाता है और उसके बाद क्या प्रण लेता है कि अब युद्ध ना करने का प्रण लेता है और जो है धर्म प्रचार की नीति अपनाता है अशोक। तो कलिंग युद्ध में जो विशाल नरसंहार को देखकर अशोक का कठोर हृदय जो है द्रवित हो गया, यानी पिघल जाता है। उसने अब कभी भी शस्त्र जो है ना ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली। अब उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय किया। युद्ध विजय के स्थान पर ये जो कलिंग विजय के बाद उसका जो है हृदय क्या होता है, प्रभावित होता है, हृदय द्रवित हो जाता है और उन्होंने जो है युद्ध ना करने का प्रण लेता है। क्या करता है, युद्ध ना करने का प्रण लेता है, ना करने का प्रण लेता है और जो धर्म विजय का मार्ग अपनाता है। क्या करता है, युद्ध छोड़ देता है और धर्म विजय का निश्चय किया, धर्म विजय का मार्ग को अपनाता है। इस प्रकार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति के स्थान पर धर्म प्रचार की नीति को अपनाया। तो देखिए अशोक के बारे में क्या याद रखना है कि अशोक जो है तीसरा शासक था। पिता के काल में ही उज्जैन व तक्षशिला का शासक जो रह चुका था। इन्होंने एक युद्ध करता है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण और आया है। देख कलिंग विजय कौन सा शिलालेख में उल्लेख है इसका, तो 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख से जो हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। किसकी, कलिंग विजय। और ये जो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है शस्त्र ग्रहण करना छोड़ देता है और यह जो है क्या करता है, युद्ध ना करने का प्रण लेता है और धर्म विजय का मार्ग को अपना लेता है, धर्म की नीति अपनाता है, धर्म प्रचार करने की नीति। और कौन सा जो है धर्म अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म को अपनाता है। और अशोक को एक क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण बनता है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, किस शासक को, अशोक को। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, अशोक को। ठीक, मिटा देते हैं। देखो मिटा देते हैं, आप क्वेश्चन बताइएगा। एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखो सबसे पहले जाने मौर्य साम्राज्य का स्रोत, की जानकारी का स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्री के विवरण। साहित्यिक स्रोत में क्या जाने, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य। और मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, विशाखा दत्त। और विष्णु पुराण एवं जैन एवं बौद्ध ग्रंथ से जो है हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और सिक्के आ जाएंगे। और विदेशी यात्री के विवरण में एक याद रखना है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो किसका राजदूत था, तो क्या बताना है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक यूनानी राजदूत था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इन्होंने नंद वंश का विनाश करके स्थापना किया था। ठीक, अब बात करते हैं मेगास्थनीज जो किसकी रचना की थी, इंडिका की। जैन धर्म की चंद्रगुप्त मौर्य जो कौन धर्म की दीक्षा ली थी, तो जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था। और कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी, तो सरबन बेलगोला में। उसके बाद बात करते हैं मौर्य वंश में प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक बिंदुसार, फिर तीसरा कौन आता है, अशोक। तो बिंदुसार मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। बिंदुसार के बारे में याद रखना कि इन्होंने अमित्र घात अथवा शत्रु नरसंहारी की उपाधि धारण की थी। और मिस्र व सीरिया के साथ इसका जो मैत्रीपूर्ण संबंध था। और इसके शासनकाल में दो विद्रोह होता है, एक को अशोक ने दबाता है और दूसरा को सुसीम ने दबाया, इस तरह से। और डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में।
और किस शासक को प्रियदर्शी बोला गया है? अशोक को। किस शासक को प्रियदर्शी बोला गया? अशोक को। अशोक जो है किस युद्ध के बाद जो है धर्म मार्ग की नीति को अपनाया? कौन से युद्ध के बाद? तो बोलना है कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय के बाद इन्होंने जो है धर्म की नीति अपनाता है, धर्म प्रचार करने का निर्णय लेता है। बताइएगा क्वेश्चन थोड़ा देखिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अभी पढ़ाएं। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक। किसने की थी? अशोक ने। और मेगास्थनीज कौन था? देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत की गुलाम? क्या था? राजदूत। क्या था? राजदूत। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दिख रहा है। अर्थशास्त्र के जो लेखक कौन है? तो क्या बताना है? कौटिल्य या आचार्य चाणक्य भी दे सकता है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मेगास्थनीज का। किसका है? मेगास्थनीज। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये थोड़ा सा छूट गया, 261 ईसा पूर्व लिख लीजिए। कलिंग की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग विजय कब? 261 ईसा पूर्व। और कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है? तो 13वें शिलालेख से। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? अभी बताएं। विशाखा दत्त ने। किसने की थी? विशाखा दत्त। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 216। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? क्या बताएं? 323 से 298 ईसा पूर्व। 322 या 323 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अशोक का संबंध किस वंश से? फिर आ गया किस वंश से अशोक का संबंध? मौर्य वंश से। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखो पूछा गया किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को? अशोक को। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? बार बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इतना ही है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है यह क्लास, ताकि दोबारा से ला सके इस तरह का क्लास। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।